आप देख रहे हैं जी सलाम और 4 बजे की खबरों के साथ मैं हूं इमरान खान। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नाम के ऐलान के बाद सीएम के ओहदे पर जारी ताअत्तुल खत्म हो गया है, वहीं आज राजस्थान के सीएम के लिए भी अशोक गहलोत के नाम का ऐलान हो गया है और काफी वक्त से इस बात के इम्कान लगाए जा रहे थे कि इन दोनों रियासतों में सीएम कौन होगा, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में नाम का ऐलान बाकी है। क्या वजह है जो नाम के ऐलान को लेकर कांग्रेस में इतनी गहमा गहमी चल रही थी? क्या तजुर्बे को कमान देने में कांग्रेस में कुछ मुश्किलें आ रही थी या फिर नौजवानों के हाथ में कमान देने के लिए यह वक्त अभी सही नहीं है? जाहिर है मध्य प्रदेश और राजस्थान में यही सबसे बड़ी परेशानी रही कि सीएम किसे बनाया जाए और इसका खदशा पहले से ही था। लोग पहले से ही बात कह रहे थे, मीडिया में भी बातें उछल रही थी कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आएगी तो फिर सीएम कौन होगा, यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा और यह हुआ। तो क्या अब सारी परेशानी खत्म हो जाएगी? खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पायलट और सिंधिया के हामी मुसलसल इन दोनों को सीएम बनाने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, गहलोत के नाम पर कांग्रेस की तरफ से मुहर लग गई है। तो क्या अब इस ऐलान के बाद हामियों को मना लिया गया है और छत्तीसगढ़ में अभी कितना वक्त और लगेगा? ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी तलाशना जरूरी है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जिस पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद हम आपको बता दें बाज़ाब्ता ऐलान होगा राहुल गांधी के जरिए अशोक गहलोत के नाम का। राजस्थान में बड़ा पेंच फंसा था। सचिन पायलट जिन्होंने बहुत मेहनत की और उनकी क़यादत में, उनकी सदारत में ये इलेक्शन कांग्रेस ने लड़ा और कहीं ना कहीं उनके बड़े हामी, बड़े सपोर्टर्स राजस्थान में हैं जो नाराज हैं। आसिफ इकबाल हमारे रिपोर्टर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे मजीद बातचीत करेंगे, इत्तलात फराहम करने की कोशिश करेंगे कि ताजा अपडेट क्या है। जी आसिफ। इमरान, मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त कांग्रेस ऑफिस में सीधे नजारा कहूंगा कि गौतम दिखाए नजारा कि देखिए किस तरीके से गुलाम नबी आजाद यहां पहुंचे हुए हैं और यहां राजस्थान कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, जो बड़े प्रभारी हैं, वो सब लोग यहां मौजूद हैं। इस वक्त अविनाश पांडे मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल मौजूद है, अशोक गहलोत यहां मौजूद है और देखिए अभी गुलाम नबी आजाद अभी आए हुए थे और अभी यहां से निकल रहे हैं। आप समझिए किस तरीके से यहाँ गहमा गमी बढ़ी हुई है और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि एसपीजी यहाँ दिखाई दे रही है, वो साफ तौर पर राहुल गांधी के आने की तस्दीक कर रही है। इस वक्त कुछ वक्त के बाद ही आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के वजीर आला की विधिवत घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस यहां से प्रेस वार्ता करने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक होगी और जिस तरीके से जी सलाम ने और लगातार जी मीडिया ने ये तमाम खबरें कल भी दिखाई थी और कल भी ये कहा था कि कमलनाथ ही होंगे मुख्यमंत्री, कमलनाथ ही होंगे वजीर आला, उस बात की बात वो तस्दीक की थी और उस पर मुहर भी लगाई गई। ठीक वैसे ही अभी बता दें कि सबसे पहले जी मीडिया ने बताया कि अशोक गहलोत सीएम हो सकते हैं और डिप्टी सीएम जो है वो सचिन पायलट होंगे। तो मतलब साफ है कि जिस तरीके से लगातार जो हंगामा खड़ा हुआ पड़ा था और आप समझ सकते हैं कि 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया जब जी डिप्टी सीएम का फॉर्मूला राजस्थान में कामयाब रहा है। क्या वहां पर यह बात तय हो चुकी है? क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ नकार दिया था, राजस्थान में चलेगा। देखिए इमरान, समझिए हर राज्य की अपनी अलग अलग दिशा और वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग होती है, वहाँ की जरूरतें अलग होती हैं और जिस तरीके सचिन पायलट ने मेहनत की और सचिन पायलट लगातार अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तस्वीर अशोक गहलोत की आवाज की है जहाँ पर अलग अलग जगहों से कार्यकर्ता है वो पहुंच चुके हैं। आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है, तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। किस तरह से युवा है, किस तरह से जोश है? कहाँ से आए हो? शुरू से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ जी, किस तरह से उत्साह है? बहुत उत्साह है हमारे दिल में, इतना उत्साह हो रहा है कि बस बता नहीं सकते। जो काम गहलोत साहब कर सकते हैं, बगैर प्रैक्टिस के डांस कर रहे हैं। युवाओं में भारी उत्साह है। हम सब बहुत खुशी हो रही है सर, लुहार से आए हैं, जोधपुर लुहार से बहुत खुशी हो रही है। ये उत्साह है और जिस तरीके से डांस कर रहे हैं लोग और कह सकते हैं जाहिर है खुशी है। जिस घड़ी का इंतजार था वो अब इंतजार है खत्म होने जा रहा है। कल से आस लगाए बैठे थे, टीवी पे टकटकी लगाए बैठे थे कि किस तरह से अशोक गहलोत के नाम की यहाँ पर घोषणा होती है और जस्ट में डूबे हुए लगे हुए हैं। अशोक गहलोत के निवास के बाद भी जाप्ता यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अशोक गहलोत की आवाज पर अलग जगहों से यहाँ लोग पहुँच रहे हैं जिनमें जबरदस्त उत्साह है, आतिशबाजी की जा रही है। हमारे रिपोर्टर दीपक गोयल अशोक गहलोत के निवास पर, उनके निवास के बाहर मौजूद है जयपुर में। वहां से वो बता रहे हैं किस कदर हामियों में जोश और खरोश है इस बात की तस्दीक होने के बाद कि अशोक गहलोत ही होंगे
राजस्थान के सीएम। उसके बाद वहां का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ आसिफ इकबाल हैं, स्टूडियो में भी हमारे साथ बेहद खास पैनल है, उनसे भी हम जानने समझने और बात करने की कोशिश करेंगे। इमरान, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरीके से सचिन पायलट यहां पे मौजूद हैं और बार बार ये कवायद चल रही थी कि यहाँ पे साफ तौर पे सचिन पायलट और अशोक, आप देख सकते हैं मनु अभिषेक सिंघवी के साथ खड़े हैं और ये मंत्रणा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये बात जो हम खबरें चला रहे थे, लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट होंगे। आप देखिए सचिन पायलट के, आप उनके चेहरे को समझ सकते हैं, उनके जेस्चर को समझ सकते हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए वो किस तरीके से यहाँ खड़े हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि वो, क्योंकि जिस तरीके से मंथन बैठक आप कह सकते हैं, मंथन बैठक चला है राजस्थान को लेकर, वो देखिए सचिन पायलट जो है वो अपने समर्थकों से भी मिल रहे हैं। वो सीधे तौर पे आप देखिए वो आगे बढ़ रहे हैं और क्योंकि आज जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो होना है वो यहीं से होना है और इसीलिए आप देखिए तस्वीर, सीधे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीर सिर्फ आप जी सलाम पे देख रहे हैं कि सचिन पायलट पहुंच चुके हैं, अशोक गहलोत पहले पहुंच चुके हैं, अविनाश पांडे पहुंच चुके हैं, केसी वेणुगोपाल पहुंच चुके हैं। जो चारों लोग जो सबसे ज्यादा अहम है राजस्थान के लिए, जो चारों लीडर हैं, वो तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और अब बस कुछ वक्त के इंतजार के बाद ही ये घोषणा कर दी जाएगी कि आखिर राजस्थान का वजीर आला कौन होगा। और जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, हमने पुख्ता तरीके से खबर दिखाई है कि अशोक गहलोत सीएम और डिप्टी सीएम सचिन पायलट होंगे। तो आप समझ सकते हैं इमरान की कितनी बड़ी खबर अभी आ रही है, क्योंकि राजस्थान को लेकर तमाम देश की निगाहें राजस्थान पर थी कि आखिर राजस्थान का सीएम कौन होगा। कमलनाथ क्योंकि मध्य प्रदेश हो चुके हैं, राजस्थान इनकी जिम्मे है और अब सिर्फ बाकी रह गया छत्तीसगढ़। इमरान, बिल्कुल, तो अब बिल्कुल आखिरी ये वक्त है जब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद ये ऐलान होगा। सचिन पायलट मौजूद हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी समझ में आती है, नाराजगी तो है, अपने हिमायतियों का कहीं ना कहीं दबाव होता है। एक लीडर के साथ दिक्कत ये होती है कि वो अगर मान भी जाए, सैक्रिफाइस करने को तैयार भी हो जाए, कुछ आगे के लिए उसको भरोसा मिल भी जाए, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर अपने हिमायतियों को, जिनके बीच वो गया था और जिनसे बहुत सारे उसने बातें कही थी और जिन्होंने इस उम्मीद से काम भी किया, उनको कैसे समझाया जाए, वो भी एक लीडर पर एक बड़ा दबाव होता है। मेरे साथ दो खास मेहमान भी हैं। अंबिकानाथ सहाय साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। बहुत सी बातें आपसे करनी है सर। जयराम विप्लव भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सब नज़ारे देखकर अंदर से बहुत खुश होती है, उनको लग रहा है कि अच्छा है, होने दो गदर कांग्रेस में। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए भी बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए कांग्रेस क्या 2019 में टिक पाएगी जब अभी ये हालात हैं। मैं अंबिकानाथ सहाय जी की तरफ पढ़ूंगा। अंबिकानाथ सहाय जी, यही आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश का पेच तो साफ हो गया, छत्तीसगढ़ में भी करीब करीब साफ ही है, लेकिन ये राजस्थान का जो उलझा हुआ मामला था, ये इतनी आसानी से सुलझ जाएगा, ये सुलझता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? देखिए, जीत अभी ताजी है जी, और ऐसे में अभी सुलझा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन मेरी निजी राय है, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, आप पत्रकारिता का तजुर्बा है और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने गोल्डन चांस मिस कर दिया। जी, कैसे? ऐसे कि जब आपने देखा इन चुनावों में कि दो ही बड़े मुद्दे थे जी, किसान और बेरोजगारी। एक युवा चेहरा सामने लाते और ऐसा युवा चेहरा जो सचिन पायलट के संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि 4-5 साल से जब वो करीब करीब खत्म हो गई थी वहां ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर राजस्थान में, मोदी जी 25 में 25 सीट जीत चुके थे, उसके बाद वैसे हालात में पार्टी को उन्होंने खड़ा किया और बहुत मेहनत किया। ये जो उनको नहीं पसंद करते हैं वो भी इस बात को जानते हैं, तो ये एक मौका था उनको वह इनाम देने का। खैर, पार्टी की अपनी कुछ मजबूरी होगी या यंग जनरेशन वर्सेस ओल्ड जनरेशन कांग्रेस पार्टी में अभी भी चल रहा है और बहुत से लोग अभी भी राहुल गांधी के प्रेसिडेंट होने के बावजूद डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ सोनिया जी से अलाइंड है, तो यंग वर्सेस ओल्ड का वहां चल रहा है। अंबिका जी, इसको ऐसे भी तो समझने की कोशिश कर सकते हैं, आप मुझे बताइएगा। जी, वोट पैटर्न के हिसाब से भी देखना पड़ता है। 19 बिल्कुल करीब है, उधर जाटों को तो ठीक है, लेकिन राजपूतों को और दूसरी कम्युनिटीज को भी साधना बड़ी बात है। वो कोई एक्सपीरियंस वाला शख्स, मैं समझ गया आपका सवाल। जी, देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं याद दिलाऊंगा एक शख्सियत उत्तर भारत की राजनीति में हुआ करता था, चौधरी चरण सिंह जी। और चरण सिंह अकेले दम पे
लोकसभा के 35 सीट जीतने की कुव्वत रखते थे अकेले दम पे जी। और वो क्या गठबंधन था उनका? कोई राजनीतिक नहीं था, सामाजिक था। कौन कौन? अहीर, गुजर, जाट और राजपूत, इसको अजगर कहा जाता था। और जब उसमें मुस्लिम जुड़ गए तो वो मजगर बन गया और ये अनबीटेबल कॉम्बिनेशन था। हरियाणा में जी, पंजाब के कुछ भागों में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में जी। तो ये सचिन पायलट गुजर कम्युनिटी से आते हैं और इस बार जाटों ने भी अच्छा खासा वोट दिया। जी सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना जी। चाहूंगा। कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। तो बस थोड़ी देर बाद ये ऐलान हो जाएगा। इस वक्त कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बराह रास्त ये तस्वीरें जी सलाम पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत साथ साथ। नमस्कार। उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं और राजस्थान विधानसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता के संबंध में मैं निवेदन करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओर से और विशेष रूप से कांग्रेस अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी की ओर से निरीक्षक के रूप में आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी को वहां पर नियुक्त किया गया था एवं पिछले 3 दिन की पूरी प्रक्रिया के बाद केसी वेणुगोपाल जी यहां पर उसका क्या नतीजा रहा उसके बारे में घोषणा करेंगे। मैं निवेदन करूंगा केसी वेणुगोपाल जी से। Congress Legislative Party, newly elected Congress Legislative Party meeting held on 13th December at Jaipur PCC office unanimously adopted a resolution that authorizing the leadership of Rajasthan Legislative Party and Chief Minister to the decision of Honorable Congress President. As the Legislative Party decided to authorize Congress President, after consultation with various leaders and legislators, Congress President already took some decisions. As the observer of the Rajasthan Legislative Assembly leadership election, I would like to inform you the decision of the Congress President. The Chief Minister of Rajasthan, Congress President already decided Mr. Ashok Gehlot ji as the Chief Minister of Rajasthan. Along with Ashok Gehlot ji, Sachin Pilot ji will be the Deputy Chief Minister of Rajasthan. I think experience and dynamic leadership will come together in Rajasthan. Congress President and entire Congress party is believing that this leadership will give total strength to the party and fulfill the aspirations of the people of Rajasthan. I am requesting Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji to speak few words. अभी वेणुगोपाल जी ने जो आपको अनाउंस में किया उसके लिए मैं
तमाम हमारे नेता राहुल गांधी जी का और तमाम हमारे नवनिर्वाचित विधायकों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे एक बार और राजस्थान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। और मैं इस मौके में इतना कहना चाहूंगा कि जिन मुद्दों को लेकर हम चले थे इलेक्शन कैंपेन के अंदर, जिसमें राहुल गांधी जी ने पूरे प्रदेश में कैंपेन करके किसान की बात करी, युवाओं की बात करी, जो मुद्दे कुशासन वहां पे चला है 5 साल तक उसकी बात करी, और ये विश्वास दिलाया जनता को कि हमारी गवर्नमेंट आएगी, गुड गवर्नेंस देगी आपको, किसानों के कर्जे माफ होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, जन समस्याओं की सुनवाई होगी। ये मोटे तौर से उन्होंने बहुत सारी बातें कही जिसमें सुशासन मुख्य रूप से होता है। तो मैं इस मुबारक मौके पर इतना कहना चाहूंगा कि मैं और मेरे साथी सचिन पायलट जी और तमाम हमारे जो मंत्रिमंडल साथी बनेंगे, हम सब मिलकर के राहुल गांधी जी की भावना के अनुरूप गुड गवर्नेंस देंगे राजस्थान के अंदर। और जो 5 साल तक वहां पर लोगों ने जो तकलीफ भोगी है, बड़ी बड़ी हमारी योजनाएं, रिफाइनरी की, जयपुर मेट्रो की, आदिवासियों में ब्रॉडगेज जानी थी, काम शुरू हो गया था, रुक गया, एक डैम बनना था वहां पर हड़ौती के अंदर, बहुत डिले कर दिया, करौली डॉग छोड़ने थे रेलवे से, वो काम बंद हो गए, कोच फैक्ट्री का प्रस्ताव था भीलवाड़ा का, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बंद कर दिए, हमारी जन कल्याणकारी योजना को बंद कर दिया। उसको लेके लोगों को बहुत भारी गुस्सा था। और हमारी मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि आप सब जानते हैं, वसुंधरा जी किसी से मिली नहीं 5 साल तक, ना अपने जनता से, ना अपने विधायकों से, ना पूरी तरह मंत्रिमंडल के साथियों से। तो गुस्सा था उनके प्रति बहुत भयंकर, वो भी खुल के बाहर आया और सरकार बनी वहां पर, कांग्रेस की बनने जा रही है। मैं वहां की जनता को, मतदाताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा एक बार पुनः इस मौके पर। उन्होंने कोई कमी नहीं रखी सहयोग करने में, ये बात मैं कहना चाहता हूं। सचिन जी 2 मिनट बात करेंगे। साथियों, इसी कमरे में हम बैठे थे और किसको मालूम था कि 2-2 करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्यों का, जिन्होंने ये चुनाव किया है, अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया है प्रदेश का। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि प्रदेश में जो जनादेश पब्लिक ने दिया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तीनों चुनाव इस देश की राजनीति को बदलने वाले चुनाव थे। और मैं समझता हूं कि हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी है, इस प्रदेश में, राजस्थान में प्रगति, शांति, भाईचारा, नौजवानों के लिए अवसर, किसानों को आर्थिक संकट से मुक्ति, इन तमाम मुद्दों पर जनता ने मोहर लगाई है। और ये तीनों राज्यों में जो परिणाम आए हैं, ये देश को संतोष देने वाले परिणाम हैं। बहुत से लोग जो आशावान थे और ऐसे लोग जो आशा खो चुके थे, दोनों में परिवर्तन आया है। लोगों को अब उम्मीद है कि 2019 के अंदर बहुत बेहतर बहुमत लेकर कांग्रेस और यूपीए केंद्र में सरकार बनाएगी। उनके मनोबल परस्त होने का मुख्य कारण यह है कि राहुल गांधी जी ने तीनों राज्यों में एक इंट्रेंच सरकार जो बीजेपी की थी, इन तीनों को बाहर किया है। और मैं राजस्थान प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने पूरा आशीर्वाद हम लोगों को दिया और एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार राजस्थान में हम लोग बनाने जा रहे हैं। हम लोग महामहिम गवर्नर के पास पहले गए थे अपना दावा पेश करने के लिए। और इन चुनावों के बाद आज जो अवसर मिला है काम करने का, मैं समझता हूं कि हमारे लिए बड़ा सौभाग्य वाला है। मुझे जब भी मौका मिला, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे केंद्र के मंत्री के रूप में हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रूप में हो, चाहे भारतीय सेना के एक फौज के अफसर के रूप में हो, और आज जो मुझे राहुल जी ने प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया उस रूप में हो, हर जगह देश, प्रदेश, हमारे देश के नागरिक, विकास के मुद्दे और जनसेवा की भावना से काम किया है। तो मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि 5 साल की जो मेहनत करी हम सब कार्यकर्ताओं ने और जनता ने, उसका बेहतर परिणाम आया है। एक
अच्छी, जवाबदेही, स्पष्ट, ईमानदार, विकास की तरफ केंद्र बिंदु रखने वाली सरकार और आम लोगों का उसमें भागीदारी हो, यह संकल्प लेके हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। हमारा घोषणा पत्र हम तुरंत प्रभाव से पूरे तरीके से लागू करेंगे। ये मैंडेट राहुल गांधी जी ने दिया है हमको और अशोक गहलोत जी को। और ये चुनाव में जो परिणाम आए हैं, बहुत से लोग, बीजेपी बोलती थी 180 सीट जीत कर आएंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि इसमें मेरा और अशोक गहलोत जी का जादू पूरी तरह चल गया है और हम लोग ये सरकार बना रहे हैं। अब हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि लोकसभा चुनावों की तैयारी करें। कांग्रेस पार्टी एक सशक्त संगठन बनकर उभरा है तीनों राज्यों के अंदर, और राहुल जी के नेतृत्व में, तमाम सहयोगी दलों के नेतृत्व में राजस्थान में बहुमत पाने के बावजूद भी हमने तमाम जो क्षेत्रीय दल या छोटे दल हैं उनका समर्थन प्राप्त किया है, निर्दलियों का समर्थन प्राप्त किया है। तो एक एंटी बीजेपी जो फोर्सेज हैं उन सबको एकत्रित कर राहुल जी के नेतृत्व में यूपी और कांग्रेस की सरकार बनाना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। पॉलिटिकल रूप से, गवर्नेंस के रूप में हम लोग जनता की जो उम्मीद हैं उनको पूरी तरह संतुष्ट कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। We are meeting the governor. We are meeting the governor today itself. After that, we will announce the oath taking ceremonies details. तो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया। वेणुगोपाल ने इस बात की तस्दीक कर दी है और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सब कुछ ठीक ठाक है, सब बेहतर है। अशोक गहलोत होंगे राजस्थान के वजीर आला और सचिन पायलट होंगे नायब वजीर आला। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी अपनी बात रखी और ये दिखाने की पूरी कोशिश की गई कि 2019 के लिए हम सब तैयार हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी बातें बयां कर देती हैं। कुछ तो अंदर खाने घमासान हुआ है, लेकिन आला कमान कल्चर जो होता है वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। ये फिर एक बार से ये नाम सुनाई देने लगा है और जो काफी 2014 से एकाएक गायब हो गया था, आला कमान तय कर लेंगे, आज वो आला कमान नजर आए और एक बार फिर ये साफ हो गया है कि राजस्थान में तजुर्बे को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी गई है और उसके बाद युवा जोश को भी, यानी नौजवानों को भी साधने की कोशिश की गई है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हालात कुछ ज्यादा बिगड़ जाते। मेरे साथ अंबिकानाथ साय हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उससे पहले मैं चलना चाहूंगा प्रवीण कुशवाहा जी के पास, जो कि कांग्रेस के लीडर के तौर पर हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अशोक गहलोत घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनके कुनबे के लोग बेहद खुश, आतिशबाजियां भी हुई और ये जश्न कल से ही मनाया जाना शुरू हो गया था जब ऐलान हो गया था कि अशोक गहलोत ही संभालेंगे राजस्थान की बागडोर। बेहद सीनियर लीडर हैं और 2008 से 13 तक भी राजस्थान के वजीर आला रहे हैं और वो राजीव गांधी और नरसिम्हा राव सरकार में भी वजीर रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मी, मैं बताना चाहूंगा अशोक गहलोत की बहन, जिनका आशीर्वाद लेकर अशोक गहलोत हर चुनाव नामांकन बढ़ने से पहले, इस बार भी जब अशोक गहलोत आए थे घर पर तो इसी बहन से आशीर्वाद लेकर गए थे। चूंकि पूरा परिवार है जो जयपुर गए हुए हैं, सिर्फ अशोक गहलोत की बहन और भांजे यहाँ पर है और भांजे की बीवी है जो यहाँ पर है। हम उनसे बात करते कितनी खुशी हो रही है और साहब को लेकर जिस तरह से इन्होंने सपने देखे थे और इस बार भड़ाउन दी थी, मारवाड़ी में कहते हैं जो भड़ाउन दी थी कि इस बार आप मुख्यमंत्री वापिस बन के आए, मैं देखना चाहती हूँ। तो बहन का जो एक भाई के प्रति जो प्यार था, वो प्यार और आशीर्वाद आज उनका सफल हुआ है। हम उन्हीं से बात करते हैं। कितने खुश है आप अशोक गहलोत जी बन गए मुख्यमंत्री? खुशी तो होगी, खुशी तो बात हुई कि भाई मैं तो सफल हुई। इतने दिन गाँव में घूमे 5 साल तक पूरे बिगड़ काम, तो बहुत खुशी हुई। यही था कि भाई मन में एक दफे ये मुख्यमंत्री बन जाए
और हमें, और इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज, जिस तरह से आप उस दिन में आया था घर पर, आपने राखी बांधी थी, मौली बांधी थी, गुड़ खिलाया था, मुठा करके भेजे थे, आज वो आपकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। सुनी तो भगवान ही सुनता, और तो कौन सुनेगा। भगवान ने सुन ली तो अच्छी बात है, आगे भी भगवान सुने, हमारी इच्छा पूरी करे और खुश हुए सब। कुछ कहना चाहोगे आज के दिन जी मीडिया के माध्यम से, आप अपने भाई साहब को कुछ कहना चाहोगे? अभी भाई साहब तो मिलेंगे जब वो आशीर्वाद दे देंगे, और क्या, बहुत खुशी की बात है कि मेहनत सफल हो गई। जनता की सेवा। आप स्वास्थ्य, उनकी अशोक गहलोत जी के स्वास्थ्य को लेकर आप काफी चिंता करती है, खाना नहीं खाते इस तरह की। हाँ, वो तो मैं यही कहती हूँ भाई, जितना काम करो, जितना खाना तो आप पूरा खाओ तो थोड़ी ताकत रहने, फिर यूँ यूँ कमजोरी आएगी तो आप काम नहीं कर सकोगे, आराम से नहीं तभी आ जाए। क्या ये तो बात है भाई, पर वो आदत पड़ी हुई है तो सही। अब लोकसभा चुनाव आ रहा है आगे, कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव में भी आप उनको आशीर्वाद दोगे, कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दोगे? आशीर्वाद तो अभी दिया तो फिर बाद में क्यों नहीं देंगे, देंगे ही तो कभी सफल हुए उनकी। लक्ष्मी, मैं बताना चाहूंगा अशोक गहलोत के भांजे जिनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। जसन जी, बताया किस तरह की खुशी आज, जो साहब की मेहनत थी, लंबे चुनाव के प्रचार में हमने देखा कई घंटों काम करते थे और आप भी साथ जुड़े रहते थे, आज जिस मुकाम पर पहुंचे 2 दिन की कसम के बाद में, क्या महसूस करते हैं आप? बहुत ही प्रसन्नता हुई। मैं आज के इस मौके पर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सही चुनाव किया, राजस्थान के जनता के हितों को देखते हुए। बहुत मेहनत करते हैं गहलोत साहब, आप सब लोग जानते हैं, लगे रहते हैं, पार्टी की प्रति बहुत ही उनकी चिंता रहती है। तो हमारा तो यही है कि वो जैसा पहले उनके 2 टर्म हुए उससे भी और अच्छा काम करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो लक्ष्मी, देखा जिस तरह से परिवार में, चूंकि भांजे यहाँ है, बहन यहाँ है, बाकी के दूसरे सदस्य जयपुर गए हुए हैं, लेकिन कह सकते हैं एक परिवार में एक खुशी का माहौल है। और जिस तरह से अशोक गहलोत की एक छवि है पूरे मारवाड़ में और राजस्थान के गांधी कहलाते हैं, और वही प्रभाव आप उनके घर में देख सकते हैं कि किस तरह से सादगी से ये लोग बैठे, कोई इस तरह का नहीं है कि एक जो शोर शराबा होता है। और अशोक गहलोत अपनी छवि को लेकर विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखते हैं, और वही यहाँ नजर आ रहा है। लक्ष्मी, बिल्कुल, हमारे रिपोर्टर अरुण हर्ष इस वक्त अशोक गहलोत के घर पर हैं और उनके कुनबे के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सचिन पायलट होंगे राजस्थान के डिप्टी सीएम, ये अब साफ हो चुका है। अशोक गहलोत राजस्थान के वजीर आला होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सचिन पायलट ने कहा, राजस्थान की आवाम का शुक्रिया, मिलकर के काम करेंगे, 2019 हमारा टारगेट है, मेरा और गहलोत का जादू चल गया, ये भी कहा सचिन पायलट ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा कि अब मिलकर के काम करना है और जो उम्मीद है राजस्थान के लोगों की हमसे, उसे हम पूरा करेंगे। तो अशोक गहलोत हर बार नॉमिनेशन भरने और तशहीर में जाने से पहले अपनी बहन का आशीर्वाद लेकर जाते हैं, और उनकी बहन ने भी इस बार पार्टी फंड के लिए लिफाफा दिया था, आशीर्वाद भी दिया था, और अभी आप उनकी बहन को भी सुन रहे थे। तो उनके घर पर अरुण हर्ष भी मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, और ये उनके घर के बाहर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हामियों में जबरदस्त जोश है और आतिशबाजी भी शुरू हो गई है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी के बनने से मारवाड़ की गंगाबद हुई और बहुत एक जुदा हुई। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और उत्साह है, और सबसे ज्यादा युवा कार्यकर्ता और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को बहुत जोश है। जोधपुर से बहुत खुशी महसूस हो रही है। देखिए, कार्यकर्ता, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके स्वागत के लिए वो पलक पावड़े उन्होंने बिछा रखे हैं। यहाँ पर आतिशबाजी का दौर तो शुरू हो चुका है, होर्डिंग बैनर लग चुके हैं पूरे शहर के अंदर, और अशोक गहलोत के स्वागत की तैयारियां हैं। जिस तरह से जयपुर आएंगे, आपके किस तरह से, कहाँ से आए हो आप? अब जोधपुर से, ओसिया से आए हम, भगवान दास रेड्डी नाम मेरा, और माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बनने से होली दीपावली जैसा माहौल है, और ये 36 कौम के नेता है
और छत्तीस कौम से इनके पर भरोसा है कि हमारा विकास कार्य होगा। देखिए आतिशबाजी हो रही है और हम हड़ौती से आए हैं, बाना जिले से, और अशोक जी गहलोत की जनता की मांग है, जन जन के लाडले हैं, गरीबों के तेसी हैं, महीस मसीहा हैं, और गहलोत जी के मुख्यमंत्री बनने से एक नई रोशनी। और हमारे साथ कांग्रेस लीडर प्रवीण कुशवाहा भी जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। प्रवीण, जिस तरह से घमासान रहा, अंदरूनी घमासान अब ऊपर से दिखाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के जरिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये 2019 तक सब कुछ ठीक ठाक रह पाएगा कि नहीं? क्योंकि आखिरकार सचिन पायलट नायब वजीर आला पर ही माने। देखिए, यहाँ न फरेबी सियासत है न झूठी विरासत है। सच, सेवा और समर्पण कांग्रेस करेगी, इसकी हिफाजत इस नारे के साथ चलने वाली पार्टी है ये। राहुल जी आला कमान जरूर हैं, लेकिन उन्होंने किस पारदर्शिता के साथ लोगों का चयन किया है, इसको आपको देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए। क्योंकि लगातार जो है, जो बातें अटकलें मीडिया में लगाई जा रही थी, उन तमाम अटकलों को ध्वस्त करते हुए उन्होंने एक अच्छा चेहरा दे दिया। मीडिया ने सचिन पायलट के हिमायतियों को भी दिखाया जो कि टंकियों पर चढ़ गए थे, खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे थे, कई लोगों ने इस्तीफे भी दे दिए। इतना भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी, तो मुश्किल तो हुई, आपके सदर को मुश्किल तो हुई करने में फैसला। कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई भी राजनीतिक नेता वो चाहता है कि हम शीर्ष पदों की ओर अग्रसर हों। वो अपनी सारी मेहनत, सारी ऊर्जा लगाता है कि वो हम शीर्ष पदों की ओर जाएं, और उसके कार्यकर्ता सपोर्ट करते हैं कि वो जब उस पद पर जाएगा तो हमारे समाज का, हमारे राज्य का, हमारे देश का विकास करेगा, कल्याण करेगा। और इसी उम्मीद के साथ वो उसको सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। उस सहयोग को देखते हुए हर कोई, हर कार्यकर्ता, हर समर्थक चाहता है कि हमारे नेता आगे की कुर्सी पे जाएं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनका मानना है, उनका मांग है, उनका डिमांड है, वो चाहते रहे कि हाँ ऐसा हो। लेकिन परिस्थिति अभी जो 2019 का चुनाव सामने है, जिस तरह से अशोक गहलोत जी कुशवाहा के बड़े नेता माने जाते हैं देश में, और अभी एक संदेश गया है लोगों के बीच, उसी तरह सचिन पायलट भी एक अपने समुदाय के बड़े दिग्गज माने जाते हैं। उनके पिताजी बड़े दिग्गज हुआ करते थे देश में। तो इन दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो वहां 25 की 25 सीट अगले 19 में आने की संभावना दिख रही है। ठीक है, मेरे साथ जयराम विप्लव भी हैं। जयराम विप्लव, जो बात सचिन पायलट ने भी कही और अशोक गहलोत ने भी कि मिल करके बीजेपी को हराना है और 2019 हमारा टारगेट है। 36 कौम के लीडर, राहुल गांधी ने जो फैसला किया, क्योंकि वहां के उनके हिमायती बता रहे हैं कि 36 कौमों को साधने की कोशिश है। और वोट पैटर्न, हम बार बार कहते हैं, बीजेपी कितनी भी हवा बना ले और या कांग्रेस भी बना ले, वोट पैटर्न जिस तरह से होता है उसी से समझ में आ जाता है कि किसके फेवर में, और तमाम लोग जो है इसी तरह से साधने की कोशिश करते हैं वोटर्स को। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज राजस्थान में 25 सीटें हैं, इतना भी फॉर्मूला बदल लिया है बीजेपी, कह रही है आपने फॉर्मूला बदल लिया है। बीजेपी को कहने कोई अधिकार नहीं है, उनको जनता ने सबक सिखाया है, उनको थोड़ा धैर्य रखे। लेकिन 10 दिन अगर चुनावी वादा है, 10 दिन में चुनावी वादा है, तो आप कह क्यों नहीं थे कि हाँ 10 दिन में करेंगे? मीटिंग तो बुलाने दीजिए भैया, उसके बाद बात करें। सर तमाम सीधा कह दीजिए 10 दिन में कर देंगे मीटिंग, कभी भी नेता सर तमाम ये बात चल रही है, अभी फैसला हाईकमान करेंगे यहाँ पे, फिर मालूम पड़ेगा। ठीक है। जयराम विप्लव, चलिए गहलोत जी को हम बधाई देते हैं, रिटायरमेंट के उम्र में उन पर उनके आला कमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 2019 का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जितनी बड़ी बड़ी बातें और बड़बोलापन मुझे दिखाई दिया, अपने आप ही कह रहे हैं कि मेरा जादू चल रहा है, चल गया, ठीक है, अच्छी बात है। एक कुछ और लोग भी कह सकते थे। अशोक गहलोत बीजेपी को तो बोलने का हक ही नहीं है, चुप रहे बीजेपी थोड़े दिन। नहीं, बीजेपी की बोलने का हक तो लोकतंत्र में सभी के पास है। मैं कुछ और कह रहा हूं। मैंने तो सबसे पहले उनको खुले मन से बधाई दी कि चलिए रिटायरमेंट के एज में ही सही उनको, उनकी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, अच्छी बात है। और 36 कौमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उसके बावजूद रिटायरमेंट के दौर में तो मनोहर लाल खट्टर पर भी आप लोगों ने विश्वास जताया है। उन्होंने, मैं अभी उस पे चर्चा कर लेंगे, उनके एज पे, दोनों के एज पे हो बाद में। लेकिन अभी राजस्थान को लेकर के जो बात हम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सुशासन की बात उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गहलोत साहब ने। और उनके सुशासन को तो जनता ने, देश दुनिया ने 2008 से 2013 के दौरान भी देखा था, और किस प्रकार से उनको 22-21 सीटों पर ला करके 2013 में छोड़ा था। और आज भी इस मैंडेट में भी जनता को पूरी तरह से कांग्रेस पर भरोसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक सशक्त चौकीदार
के रूप में, एक मजबूत विपक्ष के रूप में भाजपा को मैंडेट दिया है। हम 21-22 सीटों के साथ नहीं है। वो जो वादे लेकर के आए थे चुनाव में, जो हवाई बातें उन्होंने की हैं, आज भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो कहें कि 10 दिन में वादा पूरा कर रहे हैं। तो हम उनके पूरे वादों की ठीक है ऊपर नजर रखे हुए हैं और पोल खोल करेंगे उनकी। वजीर दिफा निर्मला सीतारमण इस वक्त रफाल डील मामले को लेकर के और कोर्ट का जो तबसरा आया है उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं वजीर दिफा। So on that basis, the number is correct. 2 squadrons is also the past precedents. No. I want to emphasize, because you asked about how the number was arrived, I've given you an answer for that. As regards how that number, how many meetings, it's all available in public domain. Go to the website, you will get it all. सर, मेरा सवाल ये है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इससे पहले हम लोग देखते थे कि राहुल गांधी लगातार राजनीतिक आरोप लगा रहे थे और प्रधानमंत्री चुप थे। आज फैसला आने के बाद आप लोगों की प्रधानमंत्री से मीटिंग भी हुई, बात भी हुई, तो वो कितनी राहत महसूस कर रहे थे या वो क्या कह रहे थे इन तमाम आरोपों को लेकर? और दूसरी बात कि हम लोगों ने देखा था कि जब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कुछ फैसले देते थे जो सरकार के पक्ष में होते थे तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ। क्या आपको अंदेशा है कि जस्टिस गोगोई को लेकर भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये आपके दोनों प्रश्नों को उत्तर देने की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवश्यकता नहीं है। 35, yeah. Even as we speak about the Supreme Court, the verdict which has come out today, the Congress maintains that they have not got any answers from the government. The answer is that is the government ready for a JPC or not? Well, the deaf will never receive an answer. They can't hear it. लक्ष्मण सर, लक्ष्मण CNBC आवाज से। मेरा सवाल यह है कि अभी आपने कहा कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इम्पीचमेंट की बात आती है, तो क्या सरकार या पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग आप लोग करेंगे सदन में? और दूसरा, कांग्रेस अभी भी अड़ी हुई है कि हम JPC की मांग करते रहेंगे, तो क्या इस पे सरकार का रुख क्या रहने वाला? देखिए, क्या किसी डील में भेदभाव हुआ? क्या उसमें प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई? क्या देश के हित के साथ समझौता हुआ? क्या ये जो बेतुका सा एक बयान था 500 बनाम 1600, इसमें कुछ तथ्य था? सच्चाई ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया से जानी जाती है, पार्टीशन बेसिस पे डिवाइड होके नहीं। JPC के अनुभव ये हैं कि कई बार JPC जब बैठती है तो पार्टी लाइंस पे लोग डिवाइड होते हैं। इन्वेस्टिगेशंस कैन नेवर बी डन एंड रिव्यूज ऑफ दिस काइंड कैन नेवर बी डन व्हेन एलिगेशंस आर देयर by only a body capable of partisan divisions. It has to be done by a judicial body. Ashish. Sir, from the opposition, yes, sir. Ashish from Newsx. We have seen in several rallies and press conferences, the Congress President Rahul Gandhi has mentioned several figures from 500 odd crores to 600 odd crores to 708 crores. It appears they are pretty confused. But at the same time, from the government side as well, we have received at various levels 3 different percentage: 9% cheaper, 20% cheaper, and 40% cheaper. Which one is correct, and how did we reach that cheaper percentage? All the 3 figures of the government are correct. Every figure of Mr. Rahul Gandhi is false, and I'll justify it just now. And it's for you now that the judgment has come to understand the difference. Sir, I'm Abhishek from Republic TV. I'm just answering it. I have not finished answering it. The government had said that the simple aircraft, non-weaponized aircraft, is 9% cheaper than the earlier price. At the 2016 prices, the weaponized is 20% cheaper. The two are different. One is a simple aircraft is 9% cheaper, the weaponized is 20% cheaper. And because the escalation clauses are differently worded, over a period of time, the price gap between, let us say, the 18th aircraft under the old deal and the present deal would have expanded further, because the escalation cases are different.
Please remember that truth only has one version, it's falsehood which has many. And that is why Mr. Gandhi started giving many versions of the price differential. This is Abhishek from Republic TV. One specific charge that was made by opposition and Mr. Rahul Gandhi specifically was about crony capitalism. So after this verdict, how the situation stands? You see, people incapable of understanding serious issues in depth tend to rely more on slogans than on substance. And that's my understanding of his entire politics, and so too of this statement. Like ma'am talked about the strategic partnership initiative earlier. One thing that is brought under cloud by this controversy is Reliance's role, as a private sector participant. Do you think that this had a fallout on your other programs to promote the private sector, and this verdict, which is clearing? Not in the least. You see, in every defense transactions since 2005, when the offset policy was decided, the original equipment manufacturer has to undertake some offset obligations. For those obligations, he has multiple parties. There have been hundreds of people who have been involved in offset contracts. Merely a false statement of a political leader can't taint the entire offset mechanism which has been in existence, and fairly so. Ma'am, Eric Trappier is on record saying that an offer of 36 additional Rafales have been made to the government, and this may have been made to you. This may have been made to you when you were in France again. Now that the Supreme Court has said what it has the government taken any decision or said yes or no to that all? Well, specifically, I have mentioned about, other than the 36, the rest go through the RFI route, for which the RFI has already been issued. The strategic partnership route is what is suggested in the RFI. That's ongoing process now. The last person, 276, yes. Sir, the verdict mentions the CAG report, that the CAG had gone into the details of the pricing. Which report is this? Well, I think whatever are the contents of the verdict, in terms of the procedural details or the narration which have been given, that's not a subject matter of our comment. If there is something which is required to be done in that regard, I think the lawyers will examine it and do the needful. Yes. Sir, Yes. So Paulmi here from India Today. The BJP president held a press conference earlier about the same issue. He kept it a little bit open-ended on the question of JPC into the Rafale deal. He said, well, a discussion leads into the need for a JPC into any aspect, any probe into any deal issue or whatsoever. You seem to be closing the subject as far as the demand for JPC is concerned. I just want some clarity on that. Are you closing it or leaving it open-ended depending on a discussion? After the Supreme Court verdict, it is absolutely conclusive. I don't think there is any scope left for a doubt or a discussion or for anything for a political body which splits on partisan basis to decide the justiciability of this process. Sir, Mr. Jaitley here. Hello. Yeah. Sir, Jaitley sir, to your left. Sir, I am Ajay Banerjee, work in the Tribune. Sir, I have a small question. You have named the Congress party for what they did in the parliament. The people who went to court include two of your former cabinet colleagues. I am referring to Mr. Yashwant Sinha and Mr. Arun Sheri. Any words about them? Well, they've got an answer from the Supreme Court. Their petition has been rejected on all counts. Sir, the two things that you just said about JPC, that it can be partisan and there is no need for it now. So, रफाल डील को लेकर के बात चल रही है और इस वक्त निर्मला सीतारमण और अरुण जेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के हुकूमत का मौकिफ जो है, और कहीं ना कहीं उसको लेकर के अपनी सफाई और अपनी बात रख रहे हैं। फिर एक बार हम लौटेंगे उसी चर्चा पर, उसी गुफ्तगू पर, जो कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर हो रही है। अशोक गहलोत का राजस्थान का वजीर आला बनना तय हो चुका है, इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी हो गया, और सचिन पायलट भी मौजूद थे, उन्हें डिप्टी सीएम यानी नायब वजीर आला बनाया जा रहा है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो तजुर्बे को तरजीह दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि इससे और बेहतर रिजल्ट 2019 में देखने के लिए मिलेंगे। मैं अंबिकानाथ सहाय जी की तरफ रुख करूंगा। सर, जिस तरह से ये फैसला हुआ है, जो आपने बॉडी लैंग्वेज भी सचिन पायलट की देखी, बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन हाँ, जो आलाकमान का फैसला उसको लेकर आगे बढ़ना होगा। इसके असरात क्या 19 में देखेंगे? क्या इस तरह के रिजल्ट या इससे बेहतर रिजल्ट 19 में देखने के लिए मिलेंगे? राजस्थान की 25 सीटें हैं लोकसभा की। देखिए, अभी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसको आपने गौर से देखा होगा। जी जी। कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे थे और लोग भी बता रहे थे कि 36 कौमों का साथ है अशोक गहलोत जी को। इधर आज ही 36 रफाइल पे कांग्रेस को जोरदार झटका लगा। मेरी भाषा में जोर का झटका धीरे से। अब देखिए, राजनीति कोई स्टैटिक चीज नहीं होती है, रोज परिवर्तित होती रहती है। कल जब जीत का रिजल्ट आया, कांग्रेस के खुश होने का दिन था। आज सुप्रीम कोर्ट से मैं तो कहूंगा एक तमाचा लगा है, और आज भारतीय जनता पार्टी खुश है। 2000 लेकिन कांग्रेस तो अभी भी जेपीसी की मांग पर अड़ी हुई है। जी, वो तो करेंगे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं एक बात और कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और राजनीति हालांकि दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सबरीमाला पे भी ऐतिहासिक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, और केरला में जितने भाजपाई हैं वो आंदोलन कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ। तो ये भी होता है। अमित शाह का भी बयान आया था इस पर। जी, वो भी फ्रंटली कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो कोई राहुल गांधी जी का आंदोलन बंद हो जाएगा या जेपीसी की डिमांड नहीं होगी, वो भी चलता रहेगा। ये सियासत है। लेकिन मेन चैलेंज जो मैं देखता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, ये तो खुशनसीबी है कि अब चंद ही राज्य बचे हैं जहां सीधा सीधा कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला होता है। लेकिन जिन भी राज्यों में क्षेत्रीय दल एक ताकत है, वहां दोनों नहीं जीत सकते। आपने तेलंगाना में देखा कांग्रेस भी धूल धूसरित हो गई और भाजपा भी 5 सीट से घट के 1 पे आ गई। तो ये भारत की राजनीति है। मैं फिर कहता हूं कि देखिए, जातिवाद एक ऐसी चीज है भारत की राजनीति में जिसे हम विषय नहीं कर सकते जी। अब देखिए, वहां पे कौम, मैंने कहा ना, मुख्य कौम क्या है राजस्थान में जी? जाट है, ब्राह्मण है, राजपूत है, मीना है, गुजर है, और ये बड़ी जातियां हैं जी। तो इनको साधना, मैं इसीलिए चरण सिंह का एग्जाम्पल दिया अजगर और मजगर का, कि जब वो मिल जाता है तो एक अनबीटेबल पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस अभी बनवा पाएगी 19 में इन दोनों लीडरान को? अब देखिए, उनको फाइज करने के बाद सचिन को गया क्या? सही मैसेज गया आपको जाते हुए लग रहा है? राहुल गांधी का फैसला क्या कामयाब होता दिखेगा? लग रहा है जी। कि देखिए, रिवोल्ट होता तो ये चरमरा जाती, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और मुख्यमंत्री भी बने, उप मुख्यमंत्री भी बने। मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन लगेगा, ये वर्कर लेवल पे भी सब मामला सेट हो जाएगा। लेकिन तब विपक्ष में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, नरेंद्र मोदी है। और मैं हमेशा मानता हूं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी दो अलग अलग चीजें हैं। तो बगैर नरेंद्र मोदी अभी भी बड़ा चैलेंज मोदी है। मैं एक बार फिर रुक करूंगा, बहुत कम लफ्जों में, वक्त बहुत कम है क्योंकि मैं दोनों लीडर से थोड़ी बात करना चाहूंगा, बहुत ही थोड़े कम लफ्जों में। प्रवीण कुशवाहा जी, बड़ा चैलेंज अभी भी आपके सामने बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी है। मोदी की ताकत को 36 कौमों के लीडर किस लेवल पर आते हैं, ये जरूर जानेंगे। बिल्कुल मानते हैं कि वो बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतना बड़ा झूठ कोई और बोल ही नहीं सकता है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसले के बाद आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रियों द्वारा क्या कहा जा रहा है। वहां कहा जा रहा है कि
राफेल के कीमत पे कोई मतलब ही नहीं है जांच करने का, जेपीसी की जरूरत नहीं है। लोग उन्हें संसद पे भरोसा होगा, तो संसद पे भरोसा होगा, वे जेपीसी से क्यों इनकार करेंगे? अगर कोई मामला नहीं था तो हॉल को हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। ये कहते हैं कि फैसला आ गया। रुपए के लेन देन पर 526 करोड़ रुपए की कीमत की राफेल को 1600 करोड़ का बताया जा रहा है, उस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। उसने कहा, साफ साफ कहा है कि मैं जो है इसको जांचने के लिए, मैं इसके लिए, इस पर विचार करने के लिए लायबल नहीं हूँ, मेरा काम ये नहीं है। उन्होंने साफ इनकार किया है और बावजूद उसके ये लोग उस फैसले को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। जरा मेरे पास बहुत कम लफ्ज है, बहुत कम वक्त है, बहुत कम लफ्जों में अपनी बात रखिएगा। नहीं, मुझे लगता है कि अब मुझे वक्त आप दे ही दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले अभी 2-3 घंटे पहले आए हैं और देखिए किस प्रकार से बेशर्मी के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्री झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको आईना दिखा दिया। राहुल जी को अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उनको बताना चाहिए कि अब तक जो बकवास वो राफेल पर करते रहे हैं वो नहीं, मैं एक लाइन कंक्लूड कर लूं, चूंकि राफेल पर ही उनका अभिज्ञान हमने सुना, उनके झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, सत्य बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर करारा तमाचा मार दिया है और राहुल जी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने जो अब तक राफेल बकवास की है, जो झूठ बोली है, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। तो अब राजस्थान से एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने, 36 कौमों के लीडरों को कैसे साधेगी बीजेपी 2019 में? हाँ, लेकिन चेहरा सामने मोदी है और उससे कैसे निपटते हैं सचिन पायलट अपने तमाम लोगों को और अशोक गहलोत एक करते हुए, एक बड़ा सवाल रहेगा। तो राजस्थान का मामला भी अभी सेटल होता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।